हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 का क्लास 9 मैथ से ये, ठीक है। तो प्रश्नावली 6.2 का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 6। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है। आकृति 6.33 में पी क्यूब और आर एस दो दर्पण है ना। ये देखिए पी क्यूब और आर एस जो है वो दो दर्पण है। डायग्राम से भी समझते चलिए, यहाँ पे मैं क्वेश्चन के साथ साथ डायग्राम में भी दिखाता चलूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो एक दूसरे के समांतर रेखाएं हैं, यानी कि आपस में ये दोनों क्या है, समांतर है, ठीक है। यानी कि पैरेलल रेखाएं हैं। कौन कौन सी पैरेलल रेखाएं हैं? पी क्यूब और आर एस जो है ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं हैं। एक आयतन किरण यानी कि इंसिडेंट रे जो है वो ए बी दर्पण पी क्यूब से बी पर टकराती है। यानी कि यहाँ पे देखिए ए बी जो है ये देखिए कहाँ पे है, ए बी। एक आयतन किरण यानी कि इंसिडेंट रे जो है ए बी को क्या कहा जा रहा है, इंसिडेंट रे है, जो कहाँ टकरा रहा है, कहाँ पे टकरा रही है। देखिए पी क्यूब जो रेखा है उसमें क्या कर रहा है, उसमें क्या हो रहा है, टकरा रही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। दर्पण पी क्यूब से, पी क्यूब कौन सा लाइन है हम लोग का, ये देखिए दर्पण पी क्यूब से बी पर टकराती है। और ये जब इंसिडेंट रे ए बी जो है वो पी क्यूब पे टकरा रहा है, तो यहाँ से क्या रे कहाँ चल जा रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। यानी कि रिफ्लेक्ट करके वो कहाँ पे आ रहा है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि परावर्तन किरण कहाँ पे टकरा रहा है, आर एस पे सी पॉइंट पे टकरा रहा है। ये देखिए बी पर टकराती है और परावर्तन किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे पथ बी सी, यानी कि बी सी यहाँ पे सी पे आती है, पर चलकर दर्पण आर एस से सी पर टकराती है। यानी कि यहाँ से लाइट हमने मारा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आप टॉर्च मार रहे किसी शीशा में, तो वो रिफ्लेक्ट करके कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे एक मान लीजिए फिर से आप शीशा रखे हैं, तो वो चीज़ टकरा के फिर यहाँ जा रहा है। बात समझ रहे हैं ना। वही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि बी पर टकराती है और परावर्तन किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे बन रहा है, बीसी बन जा रहा है। एक बीसी बन रहा है, बीसी पर चलकर दर्पण आर एस से सी पर, है ना, आर एस से सी पर टकराती है। और क्या हो रहा, तथा पुनः सी डी के अनुदिशा परिवर्तन हो जाती है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी कि ए बी जो है, यानी कि आपका इंसिडेंट रे जो है रिफ्लेक्टेड रे के बराबर है। यानी कि ए बी जो है और सी डी, ये दोनों हम लोग को यहाँ पे दिखाना है कि ये दोनों जो है वो क्या है, पैरेलल है। चीज़ को समझिएगा बहुत ध्यान से, मैंने क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझाया है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या चीज़ दिया हुआ है सबसे पहले वो देख लेते हैं। कि दिया है पी क्यूब जो है वो पैरेलल है किसका, पी क्यूब पैरेलल है आर एस का। तो सबसे पहले उसी चीज को हम लोग लिखेंगे। और ए बी क्या है, ए बी एक आपतन किरण है, या फिर आपतन कोण बोल सकते हैं हम लोग इसको। ए बी एक आपतन क्या है, कोण है। तथा सी डी एक, सी डी कौन सा सी डी, ये देखिए सी और डी जो है वो परावर्तन किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे है। ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो सी डी एक क्या है, परावर्तित किरण है ना, परावर्तित किरण है, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है। अब हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है उसको भी लिखते हैं। सिद्ध करना है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसका, सी डी का, ठीक है। ये सब चीज़ तो हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये जो ए बी है, यहाँ से एक हम लोग ये जो ए बी है, यहाँ से हम लोग अब क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे बी ई, है ना। इसको कुछ नाम दे देंगे, ई पॉइंट दे देंगे। और यहाँ से ये जो यहाँ पे सी पॉइंट है, सी पॉइंट से भी एक लंब डालेंगे, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोग को आसानी होगा। और यहाँ पे हम लोग इसको क्या नाम दे देंगे, एफ नाम दे देंगे। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए बिंदु बी पर बीई परपेंडिकुलर, यानी कि बीई जो है वो परपेंडिकुलर है किस लाइन पे, पी क्यू पे। बीई क्या है, परपेंडिकुलर है। और यानी कि बीई जो है वो लंब है किस पे, पी क्यू पे। और ईसी भी क्या है, लंब है किस पे, आर एस पे। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग को लिखना है कि बीई जो है वो लंब डाले हैं किस पे, पी क्यू पे बनाया। और बिंदु सी पर, ठीक है, बिंदु सी पर क्या किया, सी एफ परपेंडिकुलर आर एस, यानी कि सी एफ एक लंब बनाया किस पे, आर एस पर क्या हो गया, बनाया। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है। अब यहां से हम लोग देखेंगे प्रमाण, यहां पे उसी चीज को लिखेंगे कि बी जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यूब का, और सी एफ जो है वो परपेंडिकुलर है आर एस का। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। यानी कि अगर बीई जो है, बीई परपेंडिकुलर होगा इस लाइन का, और सी एफ जो होगा वो भी परपेंडिकुलर है किसका, इस लाइन का, तो यहां से हम लोग क्या बता सकते हैं कि चूंकि हम लोग बता सकते हैं कि जो बीई है वो पैरेलल होगा सी एफ का, यानी कि ये जो बीई है लंब और ये सी एफ है, ये दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी कि समांतर होगा। तथा यहां से हम लोग एक चीज और देख पा रहे हैं, यहां पे देखिए ये जो यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसको हम लोग कोण 1 मान रहे हैं, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसको कोण 2 मान रहे हैं। उसी प्रकार से इसको क्या कर रहे हैं, एंगल 3 मान रहे हैं, और इसमें से हम लोग क्या मान रहे हैं, एंगल 4, ताकि हम लोग को सॉल्व हम लोग कर पाए बढ़िया से। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज देखिए कि बी जो है वो पैरेलल है किसका, सी एफ का पैरेलल है। यानी कि हम लोग यहाँ से क्या देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं, ये एक रेखा देखिए, ये कोण यानी कि एंगल 3 और एंगल 2 जो है वो क्या बन रहा है। देखिए डायग्राम को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूँ इस तरीके का, देखिए ये दो रेखा जा रहा है और यहाँ पे ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो रहे हैं, तिर्यक रेखा बन रहा है, यानी कि अंतः दोनों कोणों का क्या बन रहा है, ये एकांतर कोण बन रहे हैं। ठीक है, एकांतर कोण यहाँ पे बन रहा है, देखिए कौन सा, 2 और 3। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तथा बी जो है, बी सी जो है वो क्या है, एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, ये एक तिर्यक रेखा हो गया, तिर्यक रेखा यानी कि ये कोण बराबर होगा ये कोण का, यानी कि एंगल 2 जो होगा वो क्या होगा, कोण 2 जो होगा वो बराबर होगा कोण 3 का। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 1। ठीक है, यहां से अब मेन आपका इक्वेशन चालू हो रहा है। ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग एकांतर कोण। चलिए यहां तक समझ में आ रहा है कि ये कोण और ये कोण क्या हो गया, हम लोगों का एकांतर कोण बन गया। अब यहां से हम लोग लिखेंगे, थोड़ा सा मैं डायग्राम को ऊपर कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे अब लिखेंगे, हम जानते हैं कि आपतन कोण जो होता है, ठीक है, आपतन कोण वो बराबर होता है किसका, परावर्तन कोण का। आपतन कोण जो होगा, मतलब ये वाला कोण जो होगा, ये और ये आपतन कोण जो होता है वो बराबर होता है परावर्तन कोण का। यहां से हम लोग जहां बी जो है, बी और बीई, ये लाइन का मैं बात कर रहा हूं, बीई और सी एफ, ये क्या है, बीई और सी एफ क्या है, अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब यानी कि ये हम लोगों ने लंब डाला है। चलिए यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, और जहाँ पे बी और सी एफ क्या है, अभिलंब है। यानी कि देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि यहाँ से हम लोगों ने एक लंब डाला है, और ये कोण यानी कि कोण 1 और कोण 2 जो है ये भी आपस में बराबर होगा। अगर ये आपस में बराबर है तो यहाँ से कोण 3 और कोण 4 भी आपस में बराबर है। ठीक है, तो चूंकि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, ये हो गया इक्वेशन 2। इसी प्रकार एंगल 3 जो है वो भी एंगल 4 के बराबर होगा, यानी कि ये आ गया इक्वेशन 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं सभी इक्वेशन को, अगर हम लोग एक बार देख लें, यानी कि उससे हम लोग को क्या पता चल रहा है, अगर एंगल 1 जो है, सबसे पहला इक्वेशन में देखें कि 2 जो है वो 3 के बराबर है,
उसके बाद दूसरा में देख रहे हैं 1 और 2 भी बराबर है और 3 और 4 भी बराबर है। इसका मतलब हम लोग ये बता सकते हैं जब 2 और 3 आपस में बराबर है तो यहाँ से 1 और 4 भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा सभी, यहाँ पे लिखिएगा समीकरण, ठीक है, 1, 2 और समीकरण 3 से क्या मिल रहा हम लोग को, एंगल 1 जो है वो बराबर है एंगल 4 का। यानी कि ये इक्वेशन बन गया, ये जो बन गया हम लोग का 4 नंबर इक्वेशन बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 4 को आपस में जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 में क्या था देखिए, उसको मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। समीकरण 1 में था 2 बराबर एंगल 3, यानी कि 2 और 1, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4, यानी कि एंगल मतलब कोण, में कोण का बात कर रहा हूँ। अब देखिए कोण 1 और कोण 2 जो है डायग्राम में देखते हैं, अभी ध्यान से देखिए। कोण 1 और कोण 2, ये कौन सा कोण हो रहा, बी, यानी कि इसको बोल सकते हैं ए बी सी, ठीक है, बोल सकते हैं। यानी कि कोण 1 और कोण 2 को लिख सकते हैं कोण ए बी सी बराबर होगा 3 और 4 का, 3 और 4 यानी कि बी सी डी, यानी कि कोण बी सी डी के बराबर होगा, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे ये कैसे बराबर है, ये कोण देखिए, ये बड़ा वाला कोण और ये कोण, ये पूरा अगर हम लोग देख ले तो ये दोनों क्या है, एकांतर कोण बन रहे हैं। ये देखिए ये कोण और ये कोण एकांतर कोण। तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा कि एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण भी आप लिख सकते हैं, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग को क्या देना है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहां लास्ट लाइन में लिखिएगा, यहां एकांतर कोण जो है, एकांतर कोणों का एक क्या मिला, युग्म, एक युग्म क्या है, बराबर है। अतः यहां से हम लोग बता सकते हैं कि ए बी जो है वो पैरेलल हो जाएगा सी डी का, ठीक है। क्लियर समझ पा रहे हैं आप लोग? बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और पूरा डिटेल समझिएगा। अगर कहीं पे भी आपको डाउट होता तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन।